we're talking about a game changer. Game changer that's going to change the landscape. टोयोटा कंपनी एक ऐसी कार बना रही है जिसमें हम पानी डालकर चला सकेंगे। हाँ, तुमने यह सही सुना। पानी पेट्रोल टैंक में चला जाएगा और संभावना यह है कि एलन मस्क की टेस्ला सहित वे सभी कंपनियां जो अब सबसे पर्यावरण अनुकूल कार बनाने का दावा कर रही हैं, उनका व्यवसाय नष्ट हो सकता है, क्योंकि टोयोटा का यह नया इंजन भी काफी इको फ्रेंडली कंबशन इंजन होने वाला है। इसके फ्यूल टैंक में पानी डाला जाता है, लेकिन इसके एग्जॉस्ट से भी पानी निकलता है और फिर भी यह पेट्रोल या इलेक्ट्रिक इंजन जितनी बिजली पैदा करता है। तो अब सवाल यह है कि टोयोटा अपने इंजन में पानी कैसे जलाएगा? क्या उन्हें पानी की वह क्वालिटी मिल गई है जो इन सभी दिग्गज कंपनियों की नजरों से ओझल है? इसके अलावा वर्तमान इंजनों में पानी के साथ एक सीन होता है, जैसे बिल्लियों के साथ पानी का सीन। अगर गलती से किसी इंजन या फ्यूल टैंक में पानी चला जाए तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है, धातु पूरी तरह सड़ जाती है। तो फिर इंजन की दुश्मन टोयोटा पानी को इंजन का सबसे बड़ा दोस्त कैसे बनाएगी? और आज के समय में टेस्ला ईवी इंडस्ट्री का ट्रेंड सेटर क्यों नहीं लगता? लेकिन सच्चाई यह है कि टोयोटा ने 1997 में दुनिया की पहली सफल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी और टेस्ला से पहले वे ईवी कारों को भी सुर्खियों में ला चुके थे। तो आज ईवी के चलन के अलावा टोयोटा इस वाटर इंजन का ट्रेंड सेटर क्यों नहीं बनी, और यह इस जल इंजन का ट्रेंड सेटर क्यों बनना चाहता है? क्या यह कुछ ऐसा देखता है जिसे एलन मस्क की दूरदर्शी आंखें भी नहीं देख पाती? खैर, अगर आप टोयोटा की मानसिकता को समझेंगे तो आपको इन सभी सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आइए समझते हैं कि टोयोटा अपने वाटर इंजन से कार इंडस्ट्री की मेहनत पर कैसे पानी फेरने वाली है। तो देखिए दोस्तों, टोयोटा एक ऐसी कंपनी है जो बाकी कंपनियों की तरह भीड़ का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि ये तो ट्रेंड ही सेट कर देता है, वह ट्रेंड जिसे बड़ी कंपनियां फॉलो करती हैं, और इसीलिए वे ईवी इंडस्ट्री के ट्रेंड सेटर बनना चाहते हैं। और उनका मुख्य फोकस इनोवेशन और केवल इनोवेशन है। इसी इनोवेटिव अप्रोच की वजह से 1990 के दशक में पूरी दुनिया ईवी के बारे में सोच भी नहीं रही थी, लेकिन टोयोटा ने दुनिया की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार टोयोटा प्रियस लॉन्च की और उसी कार बाजार में ईवी के लिए एक चलन स्थापित किया। दरअसल कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह कार 90 के दशक के अंत में इतनी सफल नहीं होती तो शायद 2000 के दशक की शुरुआत में टेस्ला को वह शुरुआती धक्का नहीं मिलता। खैर, मामला जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं टोयोटा खुद अपनी सफलता से खुश नहीं थी। वास्तव में अमेरिका, जो टेस्ला, फोर्ड, शेवरोलेट और फीट जैसी बड़ी कार दिग्गजों का घर है, आज के इतिहास में टोयोटा की तुलना में अधिक विश्वसनीय बाहरी व्यक्ति माना जाता है। दरअसल यही कारण है कि अमेरिका में हर 5 ऑन ऑफ रोड वाहनों में से एक टोयोटा है। अब जब टोयोटा प्रियस को लॉन्च किया गया और दुनिया भर में इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं, तब उन्हें इसके हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन में कुछ खामियां दिखीं और उन्होंने अपने ईवी का उत्पादन बंद कर दिया। लेकिन वे कौन सी खामियां थीं जिन्हें मामूली संशोधनों से ठीक नहीं किया जा सका? खैर, वास्तव में कई खामियां थीं। दरअसल टोयोटा ने जब अपने ईवी मॉडल प्रियस का विस्तार से अध्ययन किया तो उन्हें अपने मॉडल में 2 बड़ी दिक्कतें नजर आईं। सबसे पहले ईवी को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है और वे 0 कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित करते हैं, लेकिन चार्जिंग स्टेशनों पर जो पावर आती है वह कोयला, डीजल और प्राकृतिक गैस द्वारा जल जाती है। इसका मतलब है कि तकनीकी रूप से जब भी ईवी सड़क पर होते हैं तो वे पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहे होते हैं। और दूसरी बात, ईवी में जो बैटरियां उपयोग की जाती हैं वे ज्यादातर लिथियम, कोबाल्ट या निकल होती हैं और इन धातुओं को केवल एक बैटरी बनाने के लिए निकाला जाता है। 2 सामान्य ईवी बनाने के लिए इतना फॉसिल फ्यूल जलाना पड़ता है। दरअसल आपको शायद यह बात पता न हो, लेकिन एक इलेक्ट्रिक कार भी शोरूम तक पहुंचने से पहले 13,608 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ चुकी है, जो हर साल 22,000 लोगों की जान ले सकता है। कुल मिलाकर टोयोटा को एहसास हुआ कि इन खामियों के कारण ईवी का मुख्य उद्देश्य विफल हो रहा है और वे सिर्फ अपने आराम के लिए इन दुर्लभ सामग्रियों को बर्बाद कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप उन्होंने ईवी के विकास को बैकफुट पर ले लिया और इसके बजाय उन्होंने दहन इंजन वाली कारों को बेहतर बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। फ्यूल के चुनाव से शुरुआत। मूल रूप से
शुरू से ही टोयोटा ये अच्छी तरह से जानती थी कि आपके द्वारा उपयोग किया जाने वाला फ्यूल इंजन से अधिक मायने रखता है, क्योंकि फ्यूल में कितने रासायनिक बंधन होते हैं, उनमें से कितने बंधन आसानी से टूट सकते हैं और फंसी हुई ऊर्जा को मुक्त कर सकते हैं, और उनमें से कितने बंधन आधे टूट सकते हैं और कार्बन प्रदूषकों में बदल सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब ऐसे में आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि जो अणु सबसे ज्यादा बंधन बना सकता है वो कौन सा अणु है, कौन सा तत्व है। अच्छा, कार्बन है ना। इसका मतलब है कि आप इथेनॉल का उपयोग कर सकते हैं, आप केरोसिन का उपयोग कर सकते हैं, आप सीएनजी का उपयोग कर सकते हैं। जब आप इन्हें जलाएंगे तो किसी न किसी रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? खैर, एक विचार हो सकता है, यदि हम हाइड्रोजन H2 का उपयोग करें तो क्या होगा? क्योंकि एक हाइड्रोजन अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, और क्योंकि हाइड्रोजन अणु छोटे होते हैं, उन्हें फ्यूल टैंक में कसकर पैक किया जा सकता है। इसका मतलब है, मान लीजिए आप केवल 4 पेट्रोल अणुओं के साथ 24 बॉन्ड वाले फ्यूल टैंक को भर सकते हैं, लेकिन एक बॉन्ड के साथ 100 हाइड्रोजन अणुओं के साथ तो अंततः आपके पास 4 बॉन्ड होंगे। आपके पास ऊर्जा के 4 अतिरिक्त बंधन होंगे। इसके अलावा, क्योंकि हाइड्रोजन के बीच के बंधन बहुत मजबूत होते हैं, जब वे टूटते हैं तो वे पेट्रोल की तुलना में 3 गुना अधिक ऊर्जा पैदा करते हैं, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं निकलता। तो कुल मिलाकर यह एक बड़ी जीत की स्थिति है। दरअसल टोयोटा का वही हाइड्रोजन इंजन और उस पर हमारा विस्तृत स्पष्टीकरण वीडियो, ये दोनों चीजें पहले से मौजूद हैं। लेकिन जैसा कि मैंने उस वीडियो में कहा था, हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन की भी अपनी समस्याएं थीं। हाइड्रोजन एक आशाजनक फ्यूल होने के साथ साथ अत्यधिक ज्वलनशील गैस भी है। यानी इसे अपनी कार में इस तरह बड़े टैंक में ले जाना मतलब आप एक तरह से चलता फिरता टाइम बम अपने साथ ले जा रहे हैं। और ऐसी हाइड्रोजन से चलने वाली, मान लीजिए 100 कारें अगर मुंबई की तरह ट्रैफिक में फंस जाएं तो मान लीजिए कि यह ट्रैफिक नहीं, टिक टिक करता एटम बम है। और इसीलिए शुरुआत में टोयोटा को भी इस हाइड्रोजन संचालित इंजन के विचार को रद्द करना पड़ा। लेकिन आखिरकार वे एक बार फिर ड्राइंग बोर्ड पर लौट आए, लेकिन इस बार एक नई सोच के साथ। देखिए, टोयोटा को पता चल गया था कि इको फ्रेंडली कारें बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल के अलावा अगर कोई और चीज काम आ सकती है तो वह हाइड्रोजन ही है। तो क्या होगा यदि हम शून्य से शुरू करने के बजाय इस हाइड्रोजन इंजन की समस्याओं को ठीक करने का प्रयास करें? हाँ, शुद्ध हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है, लेकिन अगर हम इस हाइड्रोजन को अशुद्ध रूप में बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें दिक्कत होगी। यदि हम फ्यूल टैंक में हाइड्रोजन डालेंगे तो वह ज्वलनशील नहीं होगा। सही। और इसी विचार ने जल इंजन की कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। अब दोस्तों, हम स्पष्टीकरण में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आइए यहां इस बात को समझते हैं। और व्यक्तिगत रूप से यह इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है। देखिए, जिंदगी में हम कहीं भी फंस जाते हैं, जैसे टोयोटा फंस गई। इसलिए हमें हमेशा पहले प्रिंसिपलों पर विचार करते रहना चाहिए। पहला प्रिंसिपल सोच का मतलब है समस्या को जड़ से पहचानना। इसलिए जैसा कि टोयोटा ने यहां समझा, यहां समस्या हाइड्रोजन इंजन नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन की ज्वलनशील प्रकृति है। इसलिए मूल रूप से अगर हम इस प्रकृति को किसी तरह से बदल सकते हैं तो हम दोनों दुनियाओं से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। और ऐसे रचनात्मक विचार आमतौर पर पहले प्रिंसिपल की सोच से ही आपके पास आएंगे। अन्यथा समस्याओं के समय हमारा दिमाग हमेशा तनाव में रहता है और बचने का रास्ता देखता है, और फिर हम उस विचार को छोड़ देते हैं। तो चलिए अब जल इंजन की कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। इसलिए पानी कितना भी साफ क्यों ना हो, अगर हम उसे हाइड्रोजन के नजरिए से देखें तो तकनीकी रूप से उसमें ऑक्सीजन की अशुद्धता होती है। यही अशुद्धि इसे विस्फोटकता से बचाएगी। अब टोयोटा को आखिरकार पता चल गया कि इसका क्या बनाया जाए, सिवाय इसके कि फिर से एक छोटी सी समस्या थी। दरअसल जब वे इस दिशा में प्राथमिक शोध कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि पहले से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्यूल के रूप में पानी का उपयोग करके कारें चला चुके हैं। लेकिन वह कार अब राजनीति और अव्यवहारिक डिजाइनों के कारण एक समस्या है जो कभी मुख्य धारा नहीं बन पाई। दरअसल 1980 के दशक में अमेरिका में फ्यूल की बढ़ती कीमतों से बचने के लिए एक छोटे अमेरिकी आविष्कारक स्टैनली मेयर्स ने पेट्रोल का वैकल्पिक विकल्प तलाशते हुए एक ऐसी कार डिजाइन की जो पानी से चल सके।
मेयर्स के मुताबिक यह कार महज 4 लीटर पानी में 180 किलोमीटर तक चलने में सक्षम थी। लेकिन जैसे ही मेयर्स ने यह विचार दुनिया के सामने रखा, उन्हें कई तेल कंपनियों से धमकियां मिलने लगी। इसी बीच 1998 में जब वो एक होटल में अपने आविष्कार के लिए कुछ निवेशकों से बात कर रहे थे, तो अचानक उनका गला सूखने लगा। वह तेजी से होटल से बाहर भागते नजर आए और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और आप जानते हैं, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है? उनकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद उनकी कार और उससे जुड़े सभी डिजाइन रहस्यमय तरीके से मेयर्स के गैराज से गायब हो गए। ऐसा कहा जाता है कि अगर वो डिजाइन आज मौजूद होते तो शायद ईवी कभी मुख्य धारा में नहीं आ पाते, क्योंकि यह लगभग वही बात है जब टोयोटा प्रियस लॉन्च हुई थी। तो अगर यह वाटर इंजन कार मुख्य धारा बन गई होती तो शायद प्रियस पहली और आखिरी ईवी होती जिसने मुख्य धारा मीडिया में चर्चा पैदा की होती। वैसे भी एक बार जब यह जल इंजन खत्म हो गया तो दुनिया में कई अन्य लोगों ने भी जल इंजन बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें किस्मत का साथ नहीं मिला। जैसे 2018 में भारत के नागपुर के कुछ इंजीनियरिंग छात्रों ने सचमुच मारुति 800 में पानी डाला। उन्होंने मूल रूप से मारुति 800 के फ्यूल टैंक में पानी डाला और इसे कैल्शियम कार्बाइड के साथ मिलाया, और उन्होंने कार को ज्वलनशील एसिटिलीन गैस पर चलाने के लिए एक केमिकल रिएक्शन का उपयोग किया। और इस तरह के जल इंजन के कई अन्य प्रकार भी हैं, लेकिन उन सभी में कुछ मूलभूत समस्याएं थीं, और ये हैं 3 प्रमुख समस्याएं। पहली समस्या, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, यह है कि पानी और फ्यूल टैंक का संयोजन घातक है, क्योंकि धातु से बने फ्यूल टैंक के संपर्क में आने वाले पानी में मौजूद ऑक्सीजन फ्यूल टैंक में प्रवेश करते ही सड़ने लगती है, और कुछ ही दिनों में आपकी कार के फ्यूल टैंक की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। दूसरी समस्या, कैल्शियम कार्बाइड को पानी में घोलने से एसिटिलीन गैस के साथ कैल्शियम ऑक्साइड भी बनता है, जो फ्यूल टैंक में जमा होकर उसे बंद कर देता है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या थी एसिटिलीन से जुड़ी। एसिटिलीन पानी से भी अधिक संक्षारक है, और यह हाइड्रोजन गैस से भी अधिक अस्थिर है, और तो और यह जहरीला भी होता है। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर मारुति 800 के इंजन को यह नहीं पता कि उन्होंने वास्तव में पानी का उपयोग कैसे किया। लेकिन आज हम जिनके बारे में जानते हैं, उनके डिजाइन काफी अव्यावहारिक हैं। अब ऐसे में टोयोटा ने पानी से हाइड्रोजन निकालने का जोखिम क्यों उठाया, विशेषकर यह जानते हुए कि हाइड्रोजन और जल इंजन दोनों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। खैर, यहां टोयोटा के इंजीनियरों ने एक अद्भुत मजाक बनाया। वे फिर अपने ड्राइंग बोर्ड के पास गए। फिर हमने अब तक जितने भी इंजन देखे हैं, यानी ईवी, हाइड्रोजन इंजन और अव्यावहारिक जल इंजन, उन्होंने उन सभी को उस बोर्ड से हटा दिया और फिर विचार मंथन किया, और आखिरकार उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया जो उनके सभी पॉजिटिव गुणों को मिश्रित कर सकता था और उनकी पारस्परिक कमियों को हल कर सकता था। मुझे यह समझाने दीजिए। देखिए, हाइड्रोजन वाहनों के फ्यूल स्टेशनों में क्या होता है, ये एक तरह से ईवी के चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार है। वे गाड़ी को सीधे पावर देने के बजाय पानी को पावर देते हैं, और फिर इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, और अंत में इस अलग किए गए हाइड्रोजन को वाहनों के टैंक में भर दिया जाता है। अब जैसा कि हमने पहले चर्चा की, हाइड्रोजन से भरा एक टैंक एक बम की तरह है। तो यहाँ टोयोटा ने सोचा, क्यों ना हम हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन के पूरे सेटअप को सीधे वाहन में फिट कर दें। इसका मतलब यह होगा कि फ्यूल टैंक में फुलाने योग्य हाइड्रोजन के बजाय हम सादा पानी रख सकते हैं, और फिर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए वाहन में पर्याप्त बैटरी है, और इस सब के माध्यम से मौके पर ही जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी वह दहन इंजन को बिना तोड़े और बिना नुकसान पहुंचाए चल सकेगी। और जहां तक फ्यूल टैंक का सवाल है, तो इसमें बिना किसी यांत्रिक हलचल के इसकी आंतरिक सतह को जल प्रतिरोधी सामग्री से लेपित किया जा सकता है। तो बढ़िया है ना? आप देख सकते हैं कि कैसे टोयोटा ने पिछले सभी इंजनों में से अपने मजबूत पक्ष चुने और उनकी मदद से आपसी खामियों पर काबू पाया। दरअसल यही टोयोटा का डीएनए है, यही इसकी पहचान है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मूंगफली की तरह छोटा दिखने वाले जापान को अमेरिका जैसे उन्नत देश ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। लेकिन फिर जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो अमेरिका ने अपनी गलतियों को सुधारते हुए कई वर्षों तक जापान और उसकी कंपनियों का पालन पोषण किया। इनमें से एक कंपनी टोयोटा थी। हाँ, टोयोटा। एक समय में हथकरघा बनाने वाली इस कंपनी को 1950 के दशक में कार बनाना सिखाया गया था,
और इसे अमेरिका ने बनाया था। अब मैं आपको यह पिछली कहानी क्यों बता रहा हूं? खैर, सिर्फ इसलिए कि कोई भी देश, कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति जब अपने सबसे निचले स्तर पर होता है तो वह खुद से मुख्य सवाल पूछता है कि उसे यहां से कहां जाना है और उन्हें कैसे जाना है और उन्हें क्यों जाना है। जब 1991 में हमारे देश के पास सिर्फ 3 सप्ताह तक जीवित रहने के पैसे थे तो हमने भी खुद से यही सवाल पूछा था। और देखो, आज हम यहां हैं। अब 1950 के दशक में जब जापानियों ने स्वयं से यह प्रश्न पूछा तो उनके पास 3 विकल्प थे। पहला, भारत की तरह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बनना और अनाज निर्यात करना। दूसरा, अरबों की तरह कच्चा तेल बेचकर पैसा कमाना। और तीसरा, पाकिस्तान जैसे अमेरिकी युद्धों में उनकी मदद करना और उससे अपना मासिक वेतन प्राप्त करना। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें से पहला विकल्प संभव नहीं था, क्योंकि कहां होगा मूंगफली जितना छोटा देश मूंगफली उगाता है, इतनी जगह भी नहीं है। फिर दूसरे विकल्प में समस्या यह थी कि जापान में प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल, कोयला, लौह अयस्क, तांबा, ये सभी जापानी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। वे क्या निर्यात करेंगे? और तीसरे विकल्प में समस्या यह थी कि उनका देश अभी अभी युद्ध के दुष्परिणामों से गुजरा था, इसलिए अमेरिका वापस जाना सीधे तौर पर आत्महत्या है। तो आखिरकार जापान ने सोचा कि अगर हमारे पास प्राकृतिक रूप से मूल्यवान कोई चीज नहीं है तो हम ऐसी मानव निर्मित चीजें बनाएंगे कि दूसरे देश हमें अपने देश में आमंत्रित करेंगे और कहेंगे, कृपया हमें भी यह बना दीजिए। यानी जापान ने अपने इनोवेटिव दिमाग का जश्न मनाया। इसने जापान को बिक्री योग्य, विपणन योग्य उत्पाद बना दिया। दरअसल यही वजह है कि जब हम कहते हैं कि टोयोटा, या यूं कहें कि जापान ने कुछ नया बनाया है, तो आप तुरंत उत्सुक हो जाते हैं। तो हाँ, उम्मीद है कि आपको अपने जीवन के लिए कुछ दिलचस्प विचार मिलेंगे। अब यहाँ एकमात्र सवाल यह है कि क्या टोयोटा का यह पागलपन भरा जल इंजन ईवी इंडस्ट्री की जगह ले सकता है, खासकर आज के समय में जब ईवी कारों की बाजार में अच्छी हिस्सेदारी है। खैर, फिलहाल टोयोटा का यह पानी से चलने वाला इंजन वैचारिक स्तर पर है। अभी इसका प्रोटोटाइप ही जारी किया गया है और इसीलिए हमारे पास निश्चित रूप से कहने के लिए विस्तृत विवरण नहीं है। लेकिन अगर हम पूरी तरह से प्रोटोटाइप के आधार पर आकलन करें तो बाजार में आने से पहले टोयोटा को अपनी 2 बड़ी समस्याओं को कम से कम तुरंत हल करना होगा। सबसे पहले, इस इंजन में लगी बैटरी अपनी विद्युत ऊर्जा से पानी को विभाजित करती है और फिर जब पानी से उत्पन्न हाइड्रोजन टायर को घुमाती है तो तकनीकी रूप से वह विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। फिर ये घूमने वाले टायर विद्युत जनरेटर की तरह उस गतिज ऊर्जा को फिर से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और इस विद्युत ऊर्जा से बैटरी चार्ज हो जाती है। अब यहां आप देख सकते हैं कि जब तक बैटरी चार्ज नहीं हो जाती, टोयोटा अपनी कारों में कोई सोलर पैनल नहीं लगाती है। यह एक सतत इंजन बन जाता है जो भौतिकी के नियमों के विरुद्ध है। दूसरे, अगर हम इसे विशुद्ध रूप से ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में देखें तो 1 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस जलाने से लगभग 121 मेगाजूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन दूसरी ओर, पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उस 1 किलोग्राम गैस को बनाने में 180 मेगाजूल ऊर्जा लगती है। यानी जितनी ऊर्जा हमें हाइड्रोजन से मिल रही है, उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा हम इस वक्त इसे बनाने में खर्च कर रहे हैं। अब कम से कम इस विशेष समस्या के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक इलेक्ट्रोलाइजर कंपनी है जिसने हाल ही में एक इलेक्ट्रोलाइजर बनाया है जो 95% दक्षता के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो अभी भी बड़ी उम्मीद है, लेकिन एक कंपनी के रूप में टोयोटा अपनी पहली समस्या से कैसे निपटती है संकट, और इसका वाटर इंजन आम लोगों के लिए कितना किफायती होगा। ये वे कारक हैं जो अंततः तय करते हैं कि उनका जल इंजन ईवी पर कितना प्रभाव डालेगा। हालांकि संभावना निश्चित रूप से मौजूद है, खासकर अगर टोयोटा जैसी दिग्गज कंपनी इस तकनीक का समर्थन करती है। वैसे भी आप जानते हैं दोस्तों, जापान की तरह एक और देश है जो हवाई यात्रा को और अधिक लाभदायक बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बात कर रहा हूं, और इससे भी अधिक इसकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वाणिज्यिक निर्देशित उद्यम के बारे में। नासा ने 2028 में एक ऐसा विमान लॉन्च किया है जो सिर्फ एक साधारण बदलाव से हवाई यात्रा की लागत को 30 गुना तक कम कर सकता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके सामने कुछ नए, अनूठे, रचनात्मक विचार लेकर आया है और आपके ज्ञान का दायरा बढ़ा दिया है।
अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो मिस न करें। आपसे अगली बार मिलेंगे। तब तक जिज्ञासु बने रहें, सीखते रहें और बढ़ते रहें। जय